एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सीट हॉट स्पॉट सीट बन गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहां से ममता बनर्जी की सीधी टक्कर बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से। शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के करीबी और टीएमसी के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन अब वो दीदी को टक्कर दे रहे हैं। नंदीग्राम में दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। आज ममता बनर्जी यहां एक बार फिर रोड शो कर रही हैं। वो व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो में पहुंची। इसमें तृणमूल के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हैं। यहां 1 अप्रैल यानी दूसरे चरण में मतदान होना है, लिहाजा अब सबकी नजरें खासकर नंदीग्राम पर टिकी। पश्चिम बंगाल की जंग में लोहा लेने के लिए ममता बनर्जी 11 मार्च के बाद पहली बार नंदीग्राम लौटी। पहला पड़ाव रहा रेयापाड़ा, जहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम धुआंधार सियासी मंच बन गया। फिर वो बिरुलिया गईं, जहां 17 दिन पहले वो जख्मी हुई थीं। व्हील चेयर पर सवार होकर वो अपनी सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এখনো থাকবো আগামী দিন আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় দোয়ায় আমি যেখান থেকে ইচ্ছে দাঁড়াতে পারি, কিন্তু সব ছেড়ে দিয়ে কেন আমি নন্দীগ্রাম মাটিতে এলাম? আপনার মাটিটাকে প্রণাম করার জন্য, সালাম করার জন্য। এটা মাথায় রাখবেন। नंदीग्राम में उनके विरोधी शुभेंदु अधिकारी दिन भर उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते रहे। नंदीग्राम में लगभग 30% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। इसको वोट दोगे तो ये कलमा ठीक पढ़ती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बेगम को एक भी वोट ना दें। ये गले में कंठी माला, धोती और माथे पर टीका लगाकर लोगों को पहचानेगी नहीं। अगर फिर से जीत जाती है तो। लेकिन व्हील चेयर पर प्रचार कर रही ममता बनर्जी की छवि नजरों से हटाना मुश्किल है। और फिर यहाँ 2007 में भूमि आंदोलन की उनसे जुड़ी यादें भी लोग भूले नहीं हैं। अगले कुछ दिनों तक वो नंदीग्राम में डेरा डाले हुए हैं। इस बीच उनके पुराने राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती, जो अब पाला बदलकर दूसरी तरफ चले गए हैं, वो रोड शो करते रहे। नंदीग्राम में जहां ममता बनर्जी की रैली हो रही है, वहीं लेफ्ट के भी झंडे हैं, तृणमूल का भी झंडा है। 2011 में नंदीग्राम ही वो जगह है जिसने ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था। हालांकि नंदीग्राम सीट को लेकर कोई भी भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। नंदीग्राम से अपने कैमरा पर्सन रिजवान खान और मनीदीपा बनर्जी के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल में इस बार के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने बड़ी तादाद में आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को टिकट दिया। चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर इलेक्शन वॉच के मुताबिक पहले 2 दौर के चुनाव में 362 उम्मीदवारों में से 91 उम्मीदवारों यानी करीब 25.13% ने खुद चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले होना घोषित किया। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मिलकर नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उतरे बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी पर हथियारों से लैस अपराधियों को शरण देने का आरोप लगाया और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की। इससे पहले बीजेपी भी तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा फैलाने का आरोप कई बार लगा चुकी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव अभियान के दौरान इस बार जमकर हिंसा हुई है। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला हो या फिर बीजेपी नेताओं के काफिले पर पथराव और हमला। अब चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर इलेक्शन वॉच की ताजा रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव मैदान में हर 4 में से 1 उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। पहले 2 चरण के मतदान के लिए कुल 362 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 91 उम्मीदवारों यानी 25.13% ने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। पहले चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार सीपीएम ने उतारे हैं। चुनावी हलफनामे में सीपीएम के 56% उम्मीदवारों ने आपराधिक मामले डिक्लेयर किए हैं, जबकि बीजेपी के 41% और तृणमूल कांग्रेस के 35% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा है, जिसमें 2 साल से ज़्यादा की 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का कारावास है, और जो केस 6 महीने पहले रजिस्टर हुआ था इलेक्शन की डेट से, और जिसमें कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, ये 3 कंडीशन है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा पहले से। तो उनको
चुनाव में खड़े होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में अब तक के चुनावी अभियान के दौरान कई हिंसक घटनाएं हुई हैं और राजनीतिक दलों ने हिंसा के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि नामांकन के दौरान आपराधिक मामलों को डिक्लेयर करने की मजबूरी की वजह से आज कम से कम मतदाताओं के पास ये विकल्प जरूर आ गया है कि वो किसी भी उम्मीदवार को अपना मत देने से पहले उसके पृष्ठभूमि की सही तरीके से पहचान कर लें। चुनाव आयोग से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। असम में पहले चरण का चुनाव हो चुका है और अब 2 दौर बाकी हैं। वोट जुटाने के लिए नेता अलग अलग तिलकम भिड़ा रहे हैं। इसी कोशिश में कल पूर्वोत्तर में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा कल एक चुनावी रैली में डांस करते दिखे। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई भी रैली में झूमते नजर आए। दादा ये बताइए, मोदी जी ने कभी आपका डांस देखा है कि नहीं देखा है? मैं तो मेरा काम करता हूँ। नहीं, मैंने आज तक किसी नेता को अपने बड़े नेता के लिए इतना अच्छा माहौल बनाते नहीं देखा। मैं मेरा काम करता हूँ। आज तक इतने चुनाव आपने कांग्रेस के लिए भी लड़े, ऐसा चुनाव भी हमने देखा कि तरुण गोगोई बॉम्बे में थे, आपने अकेले चुनाव संभाला था, और आज आप बीजेपी के लिए असम में संभालते हैं, उत्तर पूर्व में संभालते हैं। इस बार का चुनाव कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है? इस बार का चुनाव सबसे बढ़िया है। ऐसा माहौल मैंने जिंदगी में नहीं देखा हूँ। ये अभी देखिए, सब लाइट जला के बैठा है। ये माहौल मैंने जिंदगी में नहीं देखा हूँ। लेकिन फिर क्या मजबूरी है कि आप अपने काम से ज्यादा कॉमनल बातें करते हैं? क्या मैंने तो अभी पूरा भाषण दिया, एक भी कम्युनल बात आपने सुना? अजमल को टारगेट करते? अजमल हमारा ओपोनेंट है। अजमल बोला है जितना बच्चा पैदा करना है करो। मैं बोला हूँ बेटी लोग डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। उसमें कहा कम्युनल है? अगर मैं एक भी कम्युनल बात बोलता था तो इलेक्शन कमीशन का नोटिस मेरा ऊपर आ जाता था। हम पिछले चुनाव में आए थे, आपने कहा था कि बांग्लादेशियों को यहाँ से वापस बाहर करेंगे, कहाँ किया? अभी तो एनआरसी में अच्छा खासा लोग डिटेक्ट हो चुका है। अच्छा काम हुआ, थोड़ा काम बाकी है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक हो गया। लेकिन आज तक बीजेपी के खिलाफ कभी असम में महाजोत नहीं बना था। वो सब 0 और 0 ही होता है। मैं फिक्र नहीं करता हूँ, मेरा लोगों से काम है। ऐसा जनता जब निकालता है तब कहाँ महाजोत है? जनता जनार्दन ही सब कुछ है। नहीं, लेकिन दादा ये बताइए कि ये जो चंद्रगुप्त है, ये जो चाणक्य है, चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त कब बनेगा? उससे आपका क्या टेंशन है? वो टेंशन मेरा पार्टी को लेने दीजिए। आप कांग्रेस पार्टी में थे, हमने देखा वहाँ भी देखिए आला कमान ने अरंगा लगाया, देखिए यहाँ भी आला कमान। बात इतना सीमित नहीं होता है। आसाम का लोगों से मेरा जो लगाव है वो बहुत ऊंचा है। वो कोई लोग आप यहाँ 2 दिन रुकिए तब समझ सकेगा। लेकिन हमने देखा है, हमारा टेंशन नहीं है ना, वो हमारा लोगों से प्यार से मतलब है। अगर सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा? वो मोदी जी पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा, उसमें हमको क्यों तकलीफ है? हमारा क्या चिंता है? हमने देखा कि जब भी आलाकमान डिसाइड करता है तो हेमंत बिस्वा शर्मा को इंजस्टिस होता है। वो देखिए, उसमें मेरा टेंशन नहीं है। मेरा टेंशन है लोग मुझको क्या खराब पा रहा है। अगर लोग मुझको ऐसा प्यार देता है तो मेरा कोई टेंशन नहीं है। मेरा लोगों से संबंध है। हम घूम रहे थे, 2 चीज देखा, एक टी ट्राइब्स में देखा पैसे का मुद्दा, उनका वेजेस का मुद्दा। कुछ नहीं हुआ, सारे लोग हमको वोट डाल दिया। सारा लोग हमको दिल खोल के वोट डाला। बोला मोदी जी ने बोला था एसटी का स्टेटस देगा। आप वो सब टेंशन मत लेना, लोगों के बीच में हम लोग हैं। सारा लोग, इसमें कोई लोग पूछ रहे हैं एसटी नहीं, सब जानता है कि हम लोग जो करना है करूंगा। हमारा ऊपर बहुत विश्वास है लोगों को। असम के राजनीति में 15 साल में हमने 2 चीज देखा है, एक हेमंत बिस्वा शर्मा जिधर रहा और एक हगरामा जिधर रहा, सरकार उसी का बना। वो नहीं है, वो बात ऐसा है। अभी हगरामा को हमने चुनाव में हरवा दिया, खुद का सीट वो हार गया, खुद का सीट वो हारा। सो किसी को ओवररेट नहीं करना चाहिए। जो आदमी खुद का सीट पकड़ के नहीं रख सका वो क्या लोगों को जिताएगा? हम लोग
एक हिंदी में कहते हैं हल्दी कब लगेगा, आपका हल्दी कब लगेगा? आप लोग इतना चुनाव को छोटा मत कीजिए। लोगों का प्यार मोहब्बत कुछ किया, कुछ करना चाहता हूँ। हमारा पार्टी का वादा है असम को आगे लेके जाएगा। आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या नहीं? ये बात आप हमको क्यों पूछ रहे हैं? ये बात का मैं टेंशन में पड़ूंगा तो काम कौन करेगा? अभी हम श्रमिक है, मजदूर है, काम करने दीजिए। कब तक काम करते रहेंगे? 6 मार्च तक, 6 अप्रैल तक, फिर रेस्ट लूंगा। धन्यवाद। असम में पहले दौर के चुनाव के बाद अब दूसरे दौर और तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। एनआरसी का मुद्दा इस चुनाव में बेहद खास है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एनआरसी में सुधार का वादा किया है, लेकिन केंद्र सरकार के एक फैसले से एनआरसी लिस्ट का काम ठप पड़ा। देखिए रतनदीप चौधरी की ये रिपोर्ट। बीजेपी असम के दूसरे चरण के चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी के 10 प्रस्तावों में से एक असम के लिए संशोधित एनआरसी भी है। एनआरसी हम सत्ता में आएंगे क्योंकि आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट की निगाह में, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्ट सुपरविजन में एनआरसी स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बनाया था, है ना? लेकिन भारत के रजिस्ट्रार जनरल की 23 मार्च को राज्य सरकार के नाम लिखी इस चिट्ठी से त्योरियां चढ़ गई हैं। चिट्ठी में रजिस्ट्रार जनरल ने सिटीजन्स रजिस्टर के लंबित पड़े काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड देने की दरखास्त ठुकराते हुए सुझाव दिया है कि राज्य सरकार अतिरिक्त कर्मियों को हटाकर सरकारी कर्मचारियों को काम सौंप दें और एनआरसी के दफ्तर को एक सरकारी इमारत में ले जाया जाए। नतीजतन सितंबर से काम ठप पड़ा हुआ है। विपक्ष और मानवाधिकार कार्यकर्ता सरकार पर गलत बयानी करने और लाखों लोगों के भविष्य पर सियासत करने का इल्जाम लगा रहे हैं। Since 19 till now in 21 for the last 2 years 2019 से 2021 तक वो सभी नागरिक जो अपने सामने अंधेरे भविष्य को देख रहे थे, उनके लिए बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं। और अब इस झूठ का रजिस्ट्रार जनरल की इस चिट्ठी ने पर्दाफाश कर दिया है। by this letter of the Registrar General of India. बीजेपी in its manifesto says that बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो सही एनआरसी लाएगी, जबकि आरजीआई ने इस खत से लगता है कि छपी हुई एनआरसी सही है, यानी बीजेपी सिर्फ मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। is politicizing the entire NRC। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।